प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं सलीम खान हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने भारतेंदु युग या हम कहें कि पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में हम शुरुआत करते हैं आधुनिक काल के दूसरे भाग द्विवेदी युग, जिसे हम जागरण सुधार काल के नाम से भी पुकारते हैं। द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल जिसे कहा जाता है, जिसका प्रारंभ 1900 ईस्वी से 1920 तक का जो समय है, 1900 से लेकर के 1920 तक के समय को द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल के नाम से पुकारा जाता है। तो ये तो है समय सीमा, 1900 से लेकर के 1920 तक का समय जो है वो द्विवेदी युग कहा जाता है। और इसका नाम जो है वो कैसे द्विवेदी युग रखा गया, इसका नामांकरण जो है वो कैसे हुआ, तो इसका नामांकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया। यानी इस युग जो है, इस युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया, द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा है 1900 से लेकर 1920 तक का समय जो है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नामांकरण किया गया द्विवेदी युग। इस युग की विशेषता यह है कि इससे पहले का जो समय था, यानी भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग में हमने पढ़ा कि पद्य की जो भाषा थी वो तो ब्रज थी और गद्य की जो भाषा थी वो खड़ी बोली थी। गद्य में खड़ी बोली आने लगी थी, लेकिन पद्य जो है फिर भी ब्रज भाषा के अंदर लिखा जाता था। लेकिन इस युग की प्रमुख विशेषता यह हुई कि इस युग के अंदर आकर के गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। यानी गद्य और पद्य दोनों के अंदर हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। यह इस युग की सबसे अहम विशेषता है। अब देखो, खड़ी बोली के बारे में हमने पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि खड़ी बोली किसे कहते हैं। तो जो दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, कोरवी जिसे कहा जाता है, कौरवों के समय का कोरवी क्षेत्र, तो उस जगह जो भाषा बोली जाती थी उसे कोरवी भाषा कहा जाता था, उसी को खड़ी बोली कहा जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो संस्कृत शब्दों की प्रधानता लिए हुए जो हिंदी होती है वो खड़ी बोली के रूप में जानी जाती है। तो इस युग में आकर गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार के काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण हिंदी जो साहित्य था उसमें बहुत सुधार हुआ। मतलब गद्य और पद्य दोनों जो है उसकी भाषा क्या हो गई, खड़ी बोली भाषा हो गई। और खड़ी बोली होने के कारण, हिंदी खड़ी बोली होने के कारण हिंदी साहित्य जो था उसमें सुधार होने लगा। और इस सुधार के कारण ही डॉक्टर नगेंद्र जो हुए हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, इसको जागरण सुधार काल नाम दे दिया। भाई इसका नाम जागरण सुधार काल कैसे रखा गया? तो जागरण सुधार काल नाम इसका इसलिए रखा गया या इस वजह से जागरण सुधार काल नाम आया कि जब गद्य और पद्य में दोनों प्रकार के काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण हिंदी साहित्य में बहुत अधिक सुधार होने लगा, बहुत अधिक सुधार होने लगा। और सुधार के कारण ही डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जागरण सुधार काल कहा है। सुधार के कारण ही डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जागरण सुधार काल के नाम से कह करके पुकारा है। और इसी विशेषता के कारण, यानी ये सुधार हुआ, इसी विशेषता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसी विशेषता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी काव्य की नई धारा कह करके पुकारा। भाई डॉक्टर नगेंद्र ने तो इसको क्या कहा, जागरण सुधार काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या नाम दे दिया, भाई इसी कारण से कि गद्य और पद्य दोनों के अंदर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ और खड़ी बोली के प्रयोग के कारण सुधार हुआ। और सुधार होने के कारण डॉक्टर नगेंद्र ने तो जागरण सुधार कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा, हिंदी काव्य की नई धारा। किस नाम से पुकारा? हिंदी काव्य की नई धारा नाम से इसको पुकारा। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस युग को, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है, उन्होंने इस युग को क्या कहा, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको कहा आदर्शवादी प्रबंध परंपरा काव्य। यानी इस युग को, किस युग को, द्विवेदी युग को, जागरण सुधार काल को
इन्होंने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य। आदर्शवादी प्रबंध परंपरा का काव्य कह करके पुकारा किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। इस युग में हिंदी साहित्य के विकास में निम्नलिखित दो संस्थाएं जो है वो उभर करके सामने आई, या हम ये कह सकते हैं कि इस युग की सबसे बड़ी जो देन थी वो दो संस्थाएं थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि दो संस्थाएं ऐसी हुई जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बढ़ावा देने में सबसे अहम योगदान निभाया, सबसे प्रमुख योगदान निभाया। अब पिछली कक्षा के अंदर पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था इस बात के ऊपर कि दो प्रमुख संस्थाएं ऐसी हुई है जिन्होंने हिंदी साहित्य के खजाने को बढ़ाने में अथक प्रयास किया है। उसमें पहली है नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा यह संस्था है जो काशी के अंदर है, और दूसरी है सरस्वती पत्रिका। दूसरी क्या है? सरस्वती पत्रिका। यानी पहली तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी और दूसरी है सरस्वती पत्रिका। इन दो संस्थाओं ने हिंदी साहित्य इतिहास के कोश को भरने का या हिंदी साहित्य इतिहास को बढ़ावा देने में सबसे अहम योगदान निभाया, और इनका उदय जो है वो इस द्विवेदी काल के अंदर ही हुआ है। ये द्विवेदी युग जो है इसकी ही ये देन है कि इस युग के अंदर ये दो संस्थाएं जो है वो उभर करके सामने आई, जिसमें पहली है नागरी प्रचारिणी सभा काशी और दूसरी है सरस्वती पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नागरी प्रचारिणी सभा काशी की। इसके बारे में प्रमुख जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी क्या है। तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना का विचार सबसे पहले कि भी एक ऐसी संस्था बननी चाहिए जो हिंदी साहित्य इतिहास को या हिंदी साहित्य को बढ़ावा दे, हिंदी साहित्य का विकास में योगदान दे, हिंदी साहित्य को बढ़ावा दे और उसके विकास में योगदान दे, ऐसी किसी एक संस्था का गठन होना चाहिए। ऐसा सबसे पहले विचार जो है क्वींस कॉलेज वाराणसी, ये एक कॉलेज क्वींस कॉलेज है वाराणसी के अंदर। क्वींस कॉलेज वाराणसी के अंदर पढ़ने वाले 9th क्लास के 3 विद्यार्थी, 9वीं कक्षा के 3 विद्यार्थी थे। क्वींस कॉलेज वाराणसी की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 विद्यार्थी कौन कौन? राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह। ये 3 विद्यार्थी हैं जो 9th क्लास के हैं, 9वीं कक्षा के हैं, क्वींस कॉलेज वाराणसी के। इनके मन के अंदर, इनके मस्तिष्क में सबसे पहले यह विचार उत्पन्न हुआ कि हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए हमें एक ऐसी संस्था का गठन करना चाहिए, हमें एक ऐसी संस्था को बनाना चाहिए जो हिंदी साहित्य के इतिहास को बढ़ावा दे। वो विद्यार्थी क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं क्लास के छात्र 3 छात्र थे, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। यानी राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं राम, श्याम और शिव। राम, श्याम और शिव। राम, श्याम और शिव जो है इन तीनों ने मिलकर के, और वैसे भी देखो सृष्टि को बनाने वाले 3 ही थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो राम, श्याम और शिव ये 3 जो है वो नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना करने वाले क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9th क्लास के 3 छात्र, इन्होंने सबसे पहले 16 जुलाई 1893 ईस्वी में 16 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी में इस संस्था की स्थापना की। किसकी? नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना जो है वो क्वींस कॉलेज वाराणसी की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 छात्र राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, इन तीनों ने मिलकर 16 जुलाई 1893 ईस्वी को काशी में इस संस्था की स्थापना की। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी के अंदर नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना करने वाले 3 छात्र थे। कौन कौन? राम, श्याम और शिव। और पंडित राधा कृष्ण दास इस संस्था के सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाए गए। पंडित राधा कृष्ण दास जो हैं उनको इस नागरी प्रचारिणी सभा काशी का सर्वप्रथम अध्यक्ष चुना गया।
सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 16 जुलाई 1893 ईस्वी में काशी में इसकी स्थापना हुई और सबसे पहला अध्यक्ष जो है वो इसको किसको बनाया गया? पंडित राधाकृष्ण दास को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये हम भारतेंदु युग के अंदर पढ़ चुके हैं, पंडित राधाकृष्ण दास के बारे में पढ़ा था। उस समय मैंने ये बात बताई थी आपको कि भी नागरी प्रचारणी सभा काशी के प्रथम अध्यक्ष पद पर थे ये पंडित राधाकृष्ण दास। तो पंडित राधाकृष्ण दास को इस संस्था का सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया और उस समय अपना निजी भवन नहीं होने के कारण, यानी इनके पास इस संस्था को चलाने के लिए इनके पास भवन नहीं था, निजी भवन न होने के कारण इन्होंने इस संस्था को चलाने के लिए सबसे पहली बैठक जो है सप्त सागर मोहल्ले में स्थित एक मोहल्ला था जिसका नाम है सप्त सागर। सप्त सागर मोहल्ले में स्थित एक घुड़साल के अंदर, तबेला जो होता है, एक घुड़साला के अंदर इन्होंने पहली मीटिंग का आयोजन किया। यानी ये नागरी प्रचारणी सभा काशी के पास स्वयं का भवन नहीं होने के कारण, क्योंकि 1893 में इसकी शुरुआत की, अध्यक्ष चुना गया, स्वयं का भवन था नहीं संस्था का, तो इन्होंने सबसे पहली मीटिंग जो है वो सप्त सागर एक मोहल्ला था और उस मोहल्ले के अंदर एक घुड़शाला थी, वहां इन्होंने इसकी पहली मीटिंग का आयोजन किया, पहली मीटिंग रखी। इस संस्था के द्वारा हिंदी के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं। हिंदी के विकास के लिए बहुत से कार्य इस संस्था के द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जो है वो हिंदी विकास के लिए बहुत से कार्य किए गए हैं। उनमें प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला कार्य हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का कार्य किया, यानी हस्तलिखित हाथों से लिखे गए जितने भी हिंदी के काव्य ग्रंथ थे उनकी खोज करने का प्रयास किया इन्होंने। यानी हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज 1900 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, जितने भी हस्तलिखित हिंदी के ग्रंथ थे उनकी इन्होंने खोज की। पहला कार्य इनका यह था। दूसरा कार्य इनका नागरी प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया 1896 में। 1896 के अंदर नागरी प्रचारणी नाम से एक त्रैमासिक 3 महीने से आती थी ऐसी पत्रिका का संपादन किया इन्होंने, और इस पत्रिका का संचालन और संपादन जो है वो एक मंडल के द्वारा किया जाता था। एक मंडल के द्वारा इसका संपादन और संचालन किया जाता था। उसके अंदर 3 सदस्य थे प्रमुख, और वो 3 सदस्य बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर। बाबू श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये 3 सदस्य जो है वो इस पत्रिका के संचालन और संपादन मंडल की जो कमेटी थी उसमें चुने गए। और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910। तीसरा इसका प्रमुख कार्य ये था, हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 के अंदर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अंदर आयोजित किया गया। प्रयाग में हिंदी साहित्य का सम्मेलन का आयोजन किया गया। सबसे पहला सम्मेलन 1910 के अंदर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में की। इस सम्मेलन की स्थापना के बाद हिंदी साहित्य की समृद्धि का कार्य तो इस सभा ने अपने हाथों में रखा ही, एवं हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य इस सम्मेलन को सौंप दिया। प्रचार प्रसार का कार्य जो है वो इस प्रयाग सम्मेलन के अंदर निर्णय लिया गया, इस के जिम्मे सौंप दिया गया कि भाई आप प्रचार प्रसार इसका करेंगे। फिर चौथा कार्य इन्होंने किया, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास पुस्तक का प्रकाशन किया। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नामक पुस्तक जो है उसका प्रकाशन किया, और इस पुस्तक को 18 खंडों में प्रकाशित किए जाने की योजना बनाई गई थी, परंतु केवल 16 खंडों में ही प्रकाशित किया गया। यानी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस पुस्तक को 18 खंडों में प्रकाशित करने की बात थी, लेकिन इन्होंने 16 खंडों में ही इसको प्रकाशित करवाया, 16 खंडों में ही किया। यह भी इसकी विशेष बात थी। और 5वीं इसकी विशेषता यह थी कि आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की इन्होंने। आर्य भाषा पुस्तकालय 1896 में ही आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की।
आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना 1896 के अंदर इन्होंने की। यह भी नागरिक प्रचारणी सभा की एक विशेष उपलब्धि थी कि इन्होंने पांचवा जो प्रमुख कार्य किया वो किया 1896 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना करना। उसके बाद छठा कार्य जो है इनका, मैं आर्य भाषा पुस्तकालय के बारे में बता देता हूं। यह भारत में हिंदी ग्रंथों का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। आर्य भाषा पुस्तकालय भारत के अंदर हिंदी ग्रंथों का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। इसे भवन का दान ठाकुर गदाधर सिंह के द्वारा किया गया था। यह आर्य भाषा पुस्तकालय का जो भवन है इसका दान जो है वो ठाकुर गदाधर ने किया था। फिर छठी जो है इसकी उपलब्धि ये थी कि हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का प्रकाशन किया। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ जो है उसका भी प्रकाशन इन्होंने किया नागरिक प्रचारणी सभा ने 10 खंडों के अंदर। फिर सातवीं इनकी उपलब्धि थी हिंदी विश्व कोश ग्रंथ का संपादन किया 12 खंडों के अंदर भारत सरकार की सहायता से। भारत सरकार की सहायता लेकर के 12 खंडों के अंदर हिंदी विश्वकोश ग्रंथ का संपादन किया। और आठवीं इनकी उपलब्धि थी पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन 1898 के अंदर। 1898 में पारिभाषिक शब्दावली जो है इसका भी गठन इन्होंने किया। यह भी इस नागरिक प्रचारणी सभा की विशेष उपलब्धि रही। फिर 2 नंबर पे बात करते हैं हम सरस्वती पत्रिका की। ये तो थी हमारी नागरिक प्रचारणी सभा काशी, और ये सरस्वती पत्रिका भी किसकी देन है? नागरिक प्रचारणी सभा की देन है। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए सरस्वती पत्रिका, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इसने कैसे कार्य किया, किस प्रकार से जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में योगदान दिया, हिंदी साहित्य के खजाने को भरने में इनका क्या योगदान रहा, इसकी स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब दूसरी जो प्रमुख संस्था है वो है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका की अगर हम बात करें तो सरस्वती पत्रिका सर्वप्रथम चिंतामणि घोष के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। सबसे पहले एक चिंतामणि घोष जो है इनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इस पत्रिका के संपादन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? चिंतामणि घोष के मन में आया। तो चिंतामणि मतलब चिंता की इसने, और चिंता किस बात की? चिंता उसके मन में ये थी कि सरस्वती पत्रिका का संपादन होना चाहिए, ऐसे एक पत्रिका जो है वो आनी चाहिए। ऐसी चिंता जो है वो किसके मन में आई? सबसे पहले चिंतामणि घोष के मन में आई। और चिंतामणि घोष ने अपने मन की बात जो है वो किसके आगे रखी? चिंतामणि घोष के द्वारा निवेदन किया गया नागरिक प्रचारणी सभा काशी के आगे। यानी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के आगे, या नागरिक प्रचारणी सभा काशी के जो सदस्य थे, प्रतिनिधि मंडल जो था, उनके सामने चिंतामणि घोष ने अपने मन की चिंता व्यक्त की कि एक ऐसे मासिक पत्रिका जो है वो निकलनी चाहिए और जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दे सके। तो इन्होंने एक चिंता व्यक्त की नागरिक प्रचारणी सभा काशी के आगे, और उन्होंने ही नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ही सन 1900 के अंदर 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। 1900 के अंदर सर्वप्रथम जो है वो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का कार्य जो है वो किसने किया? नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और वैसे जो है वो सर्वप्रथम चिंतामणि घोष के मन में विचार आया था, लेकिन काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा ही 1900 में इसका प्रकाशन किया गया है। किसका? सरस्वती पत्रिका का। और ये पत्रिका क्या है? मासिक पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका क्या है? मासिक पत्रिका है, और इसकी आवृत्ति मासिक है। शुरुआती जो 1 वर्ष था, मतलब इस पत्रिका का शुरुआती 1 वर्ष यानी 1900 का जो समय था, 1900 का शुरुआती 1 वर्ष तक संपादन का एक संपादक मंडल द्वारा किया जाता था। शुरुआत का जो 1 वर्ष है यानी 1900 का जो वर्ष है, इस वर्ष के अंदर तो क्या था कि इसका संपादन एक संपादन मंडल के द्वारा किया जाता। संपादक मंडल था, उस संपादक मंडल के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। और उस संपादक मंडल में कौन कौन सदस्य थे? तो उस संपादक मंडल के अंदर 5 सदस्य थे, 5 प्रमुख सदस्य थे जिनके द्वारा इसका संपादन किया जाता था। और उन 5 सदस्यों में कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, पहले कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। दूसरे पंडित राधा कृष्ण दास, यानी ये 5 सदस्य थे। शुरुआती 1900 के अंदर जब इसका पहला ये संस्करण निकला, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का जो पहला
संस्करण निकाला गया, उस समय मासिक पत्रिका के रूप में ये आई और शुरुआती 1 साल तक जो है इसका संपादन एक संपादक मंडल के द्वारा किया गया। उसमें 5 सदस्य थे और वो 5 सदस्य कौन कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पहले बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे पंडित राधा कृष्ण दास, तीसरे जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथे कार्तिक प्रसाद, पांचवे किशोरी लाल गोस्वामी। ये 5 सदस्य थे, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी। ये 5 सदस्य थे, इनके द्वारा इसका संपादन किया जाता था। और 1901 में, यानी 1900 के अंदर तो ये 5 सदस्य इसका संपादन किया करते थे, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद यानी 1901 में बाबू श्याम सुंदर दास सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक बने। यानी जो पहले व्यक्ति थे इसके, बाबू श्याम सुंदर दास, इनको स्वतंत्र संपादन का कार्यभार जो है वो सौंपा गया। यानी इनके द्वारा जो है इस सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला गया बाबू श्याम सुंदर दास 1901। और 1901 से लेकर के 1901 और 1902 यानी 2 साल तक, 1901 1902 2 साल तक बाबू श्याम सुंदर दास ने ही इसका संपादन का कार्य किया। और 1903 से लेकर के 1920 तक, 1903 से लेकर के 1920 तक इस सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला। यानी 1903 से लेकर के 1920 तक इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। आचार्य शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल का विश्वकोश कहकर के पुकारा है। यानी 20वीं सदी के आरंभिक काल का विश्वकोश कहकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को पुकारा है। यानी सरस्वती पत्रिका को कहा है इन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल का विश्वकोश। तो ये थी हमारे नागरी प्रचारणी सभा और सरस्वती पत्रिका। इसके बाद द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग में जो कवि थे वो उनका वर्गीकरण हो गया था, बंट गए थे, वो 2 श्रेणियों में विभाजित हो गए थे। उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि। यानी एक तो थे द्विवेदी मंडल के कवि जिनको अनुशासन की काव्य धारा का कवि कहा जाता था, दूसरे थे स्वच्छंदतावादी काव्य धारा यानी द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो हम द्विवेदी मंडल के कवियों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर। तो आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।